हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक टाइमलाइन को। टाइमलाइन का मतलब है एक इवेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या घटना हुई थी 370 को हटाने के लिए। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन घटनाओं में कौन सी बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और तीसरे नंबर पे हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जस्टिफिकेशन दी। और लास्ट में हम देखेंगे यूपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था और आगे यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन पूछ सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो को देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम अपना टाइमलाइन से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है हमारी जून 2018 से। जम्मू एंड कश्मीर में जून 2018 में बीजेपी और पीडीपी की कॉलिजन गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी, यानी कि गठबंधन की सरकार जो है टूट गई थी। जब गठबंधन की सरकार खत्म हो गई तो वहां जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। कब डिसॉल्व किया? नेक्स्ट इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट है 21 नवंबर 2018 को जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसको डिसॉल्व कर दिया गया। किसने डिसॉल्व किया? जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने डिसॉल्व किया। किन प्रोविजंस के बेसिस पर किया? जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 के हिसाब से किया। उन्हीं के हिसाब से वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अब जब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा ही भंग हो गई, तो इसका मतलब वो पावर अब किसके पास आ गई? गवर्नर के पास आ गई। थोड़े टाइम के बाद यानी कि दिसंबर में 19 दिसंबर 2018 को जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जी हां, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 वॉज इम्पोज्ड। क्यों लगाया गया प्रेसिडेंशियल रूल? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल हो जाने की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो बोला गया यहां पर अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड। जब प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर दिया गया उसके बाद इंपॉर्टेंट घटना आई अगस्त 2019 में, यानी कि 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को दो इंपॉर्टेंट बातें हुई। कौन सी इंपॉर्टेंट बात हुई? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 इशू किया गया, जिसके अंडर आर्टिकल 367 को अमेंड कर दिया गया। देखेंगे क्या अमेंड किया और देखेंगे क्यों अमेंड किया। बट अभी हम देख रहे हैं सिर्फ इवेंट्स को कि क्या हुई हैं, फिर हम एक एक करके उन इवेंट्स की डिटेल में जाएंगे। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 इशू करके पार्लियामेंट से परमिशन मांगी गई 370 को हटाने की, और फाइनली पार्लियामेंट ने अपनी मेजॉरिटी से 370 को हटा दिया। तो देवर आस्किंग फ्रॉम द पार्लियामेंट कि 370 को हटाना है, और पार्लियामेंट ने 370 को हटाने की इजाजत दे दी। और फाइनली इसके बाद हमारा 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य था, एक स्टेट था, उसको यूनियन टेरिटरी में बदलने के लिए एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर। उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और इसको बिल को पेश किया गया कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया। और फाइनली पार्लियामेंट ने इस बिल को सहमति दे दी, और सहमति देने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो दो हिस्सों में यूनियन टेरिटरी बन गया। एक बन गया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक बन गया हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो है 370 हटा
और जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट से जो है यूनियन टेरिटरी बन गई। दीज वर द इवेंट्स। अब हमें यह समझना होगा कि इन इवेंट्स में कौन सी बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और साथ में यह समझना होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसके क्या जो है जस्टिफिकेशन दी। सबसे पहली चीज जो चैलेंज की गई वो ये चैलेंज की गई कि प्रेसिडेंट ने जो आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगाया ये सही नहीं है। सवाल पैदा होता है ये चैलेंज क्यों किया गया। ये इसलिए चैलेंज किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 1971 की एक जजमेंट के हिसाब से अगर किसी स्टेट में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाए, यानी कि किसी राज्य की विधानसभा अगर भंग हो जाए और गवर्नर के पास पावर आ जाए, वंस द गवर्नर एज्यूम्स द पावर, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं मानना जाता है। आपने पढ़ा होगा इस बात को कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 के हिसाब से तो बेस क्या होता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो वो कह रहे हैं अब मशीन फेल हुई कहां, पावर तो गवर्नर के पास आ गई है और गवर्नर भी तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हिस्सा है। तो उन्होंने चैलेंज किया इस सुप्रीम कोर्ट 1971 की जजमेंट का बेस बना करके कि 356 के बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाना सही नहीं था। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 जारी किया गया जिसमें पार्लियामेंट से पूछा गया कि क्या 370 हटाएं, राष्ट्रपति ने जो पार्लियामेंट से पूछा कि क्या 370 हटाएं, ये राष्ट्रपति को पार्लियामेंट से पूछने का अधिकार ही नहीं था। राष्ट्रपति को पूछना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। जी हां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। वो पूछ रहे हैं पार्लियामेंट से। तो यह बात चैलेंज की गई कि यह बात गलत है। समझेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि ये लॉ में लिखी हुई थी। फाइनली तीसरी चीज चैलेंज की गई कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आपने पार्लियामेंट में क्यों पेश किया। आपको पेश करना चाहिए था स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, क्योंकि आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना रहे हो तो आप उस स्टेट से पूछते, आप पार्लियामेंट से क्यों पूछ रहे हो। दिस वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। फाइनली इन सब के बाद एक चैलेंज और भी किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी खुद की इंटरनल सोवरेनिटी थी। उस सोवरेनिटी को भी गवर्नमेंट ने 370 को हटाकर खत्म कर दिया। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों का क्या जवाब दिया, और हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये किस तरीके से हम समझें। सो आज हम एक एक चीज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट का हवाला दिया गया तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने बोला SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने SR बोमई की लैंडमार्क जजमेंट नहीं पढ़ी हुई तो आप हमारी अपकमिंग वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा, आप उसको देख लेना। बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया कि इस जजमेंट के हिसाब से राष्ट्रपति ने जो किया सही किया। इस केस को समझने के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर एक जम्मू एंड कश्मीर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा,
उस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लेना, उसी में मैं अपकमिंग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वीडियोस डाल दूंगा। एनीवेज, फिर दूसरा चैलेंज किया गया था कि इन्होंने पार्लियामेंट से क्यों पूछा। इन्होंने दूसरी बात थी क्या कि दूसरी बात ये आती है कि इन्होंने अमेंडमेंट 367 में क्यों करी थी। और पहली बात तो ये 367 होता क्या है, 367 में क्या लिखा था, इन्होंने क्या बदल दिया, उस बदलने से क्या हो गया, इन सब बातों को समझेंगे। देखो 367 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है कोई शब्द अगर लिखा हुआ है तो उस शब्द का क्या मतलब होता है, ये बताता है आर्टिकल 367। जैसे एग्जाम्पल के लिखा हुआ है स्टेट, और अगर हमारे को फॉरेन अफेयर्स में वर्ड यूज करना है स्टेट, तो फॉरेन अफेयर में स्टेट वर्ड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड स्टेट, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 367 में। तो 367 कंटेन्स वेरियस इंटरप्रिटेशंस। इन्होंने 367 में एक चेंज किया। क्या चेंज किया, हम 367 देखते हैं क्या चेंज किया। लेट मी ओपन आर्टिकल 367। थ्री हंड्रेड सिक्सटी सेवन फोर में इन्होंने ये चेंज किया। और इन्होंने देखो, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इन्होंने चेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की बात चले उस रेफरेंस में आएगी आगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर टू इन क्लॉज 2 शैल रीड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट का जहां पर भी लिखा हुआ है वर्ड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट का मतलब हम मानेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन निकलेगी क्या कि वो बात कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सर हो सकता है आपके मन में सवाल आए, इससे क्या हो गया। इससे ये हुआ कि आर्टिकल 373 के अंदर एक बात लिखी हुई है, 370 सब आर्टिकल 3 में एक बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है देखते हैं, तब हम समझ पाएंगे। 373 में एक बात लिखी हुई है कि अगर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, यानी कि 370 में चाहे कुछ भी लिखा हो, प्रेसिडेंट में यानी कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो 370 को हटा सकता है। ये बात 370 के थर्ड जो है सब आर्टिकल में लिखी हुई है। शर्त है प्रोवाइडेड दैट, यानी कि एक शर्त है, अगर हटाना है तो शर्त क्या है कि शर्त लिखा हुआ है provided that the recommendation of the constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the president issues such notification, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो 370 हटा सकता है, लेकिन हटाने से पहले जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उसी टाइम डिसॉल्व हो गई थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं है तो फिर पूछेंगे किससे, और जब तुम पूछ नहीं सकते तो इसका मतलब क्या 370 परमानेंट हो गया। यही बात चल रही है, क्या 370 परमानेंट था या 370 टेम्परेरी था। तो बोला गया, ये बात लिखी हुई है 370 में, ये बात लिखी हुई है कि थर्ड सब आर्टिकल में 370 सब आर्टिकल 3 में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति चाहे तो 370 को हटा सकता है, बट उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछना होगा, उसको रेफर करना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, इसीलिए इन्होंने 367 को चेंज कर दिया।
367 में जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, 367 में जो इन्होंने लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट को अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट समझेंगे। इसका मतलब दोनों का सेम है। अब हुआ क्या देखते हैं अपनी इवेंट्स पे। 5 अगस्त की बात आई। 5 अगस्त को पहले 370 बदल दिया, 367 सॉरी 367 चेंज कर दिया। जब 367 चेंज कर दिया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह अब लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? जिसके पास स्टेट के अंदर लॉ बनाने की पावर होती है। तो बात यह उठती है कि इन्होंने पूछना था तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछते, तो इन्होंने 370 हटाने का पार्लियामेंट से क्यों पूछा? यह चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नमेंट ने गलत किया है। और हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि देखने में तो यही लग रहा है कि हाँ सरकार ने गलत किया है। इसके लिए हमारे को आर्टिकल 356 पढ़ना होगा कि उसमें क्या बात लिखी है। सो लेट्स रीड आर्टिकल 356। उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है उसमें। ये रहा 356 में लिखा हुआ है, देखो, इफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, यानी कि अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को कहता है that the situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, president may by proclamation। इसका मतलब अगर गवर्नर ने राष्ट्रपति को कह दिया तो राष्ट्रपति वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है बी में। क्या बात लिखी है? देखो, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यहां स्टेट का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर किसके पास आ जाएगी? आ जाएगी पार्लियामेंट के पास। वो कह रहे हैं 356(1)(b) में लिखा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफिकेशन में बताई है कि जो तुम बार बार कह रहे हो कि प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट से पूछकर गलत किया है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उनको 356(1)(b) उनको ये परमिशन देता है कि इन केस अगर राज्य की विधानसभा भंग हो जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उस परिस्थिति में वो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की। और लेजिस्लेटिव असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर रही है। इसका मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही है, अब सारी की सारी पावर घुमा फिरा के किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास आ गई। और पार्लियामेंट से पूछा गया क्या हटा दें 370? पार्लियामेंट ने अपनी परमिशन दी और बोला हटा दो 370, और पार्लियामेंट ने 370 हटा दिया। और 4 दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, और उस बिल में अब फिर से पार्लियामेंट से पूछा गया क्या स्टेट को बदलकर यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दें। अब फिर से एक सवाल उठता है, पार्लियामेंट से क्यों पूछ रहे हो? अगेन द आंसर इज सेम, 356(1)(b। वो कहता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा हो उस परिस्थिति में राज्य की सारे निर्णय कौन लेगा? संसद लेगा, इसीलिए संसद से पूछ रहे हैं। संसद ने निर्णय ले लिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दो, और फाइनली हमारी यूनियन टेरिटरी 2 यूनियन टेरिटरी इंडिया में बन गई। और यहीं से ध्यान से समझना इस बात को, यहीं से क्या हुआ, जो एक स्टेट थी उसका स्टेटस चेंज होकर यूटी बन गई।
स्टेट का स्टेटस चेंज होकर यूटी में कन्वर्ट हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो है फेडरल रिलेशन जो होता है, सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन होता है, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया। और इसी सवाल को यूपीएससी ने अगले साल बच्चों से पूछा। ये जो मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूं, ये आज की घटना नहीं है, ये घटना 4 साल पहले की है। तो उस समय जो बच्चे पढ़ रहे थे करंट अफेयर, उन्हें पढ़ाया भी था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया दिखाता हूं मैं तुम्हारे को यूपीएससी में, और तुम रिलेट करके देखना क्या करंट अफेयर पेपर में कैसे पूछा जाता है। ये 2020 का मेंस का क्वेश्चन है, और इसमें देखो यूपीएससी ने नेक्स्ट ईयर पूछा। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा। इंग्लिश में लिखा, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फेडरेशन have shaped the nature of federation in India? Cite some recent example to validate your answer. तो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा ठीक से, वो बड़े कंफर्टेबली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। मैं हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हाल ही के उदाहरण दीजिए कि हमारा जो भारत का संघ है, महासंघ है, ये कैसे बदल गया इसकी वजह से। तो फेडरेशन का देखो, वहां फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है इफेक्ट आया, एक स्टेट को यूटी बना दिया, और सेम चीज यूपीएससी ने नेक्स्ट ईयर पूछ लिया आपसे। आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड। देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स जिसके बारे में हमें समझना है। एक कंसर्न और था जो इन्होंने बात छेड़ी। इन्होंने बोला कि जो चैलेंज किया कि जम्मू एंड कश्मीर की एक अपनी सोवरेनिटी थी, वो तो खत्म हो गई। जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना स्टेटस था, वो खत्म हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह नहीं था, बाकी राज्य रजवाड़ों की तरह नहीं था, वो अलग था। आपने तो खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या जवाब दिया देखो। क्या वो वाक्य में अलग था या नहीं था? क्या उसकी इंटीग्रिटी वाक्य में उसकी जो है सोवरेनिटी थी या नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी कि बहुत सारे, ये सब राज्य क्या है? एक संघ है, ये एक है, अलग अलग नहीं है, ये एक है। भारत एक है, पहली बात। और ये किसके संघ मिलकर बना हुआ है? तो वो कह रहे संघ में जो स्टेट्स हैं, ये हमने शेड्यूल नंबर 1 में दे रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस शेड्यूल 1 में हमारा क्या दे रखा होता है कि भारत की स्टेट्स कौन सी हैं और भारत की यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं। आपने पढ़ी होंगी जरूर जब यूपीएससी में पॉलिटी पढ़ा होगा। तो 2019 से पहले इस स्टेट्स की लिस्ट में ही 15वें नंबर पर जम्मू कश्मीर का नाम आता था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर तुम अलग होते तो शेड्यूल 1 में तुम्हारे को एक अलग क्लासिफिकेशन हम देते, बाकी सब स्टेट्स की तरह हमने तुम्हारा नाम भी उसमें लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? तुम भी बाकी स्टेट की तरह ही हो, तुम उनसे अलग नहीं हो। और दूसरा, आपको अगर लगता है कि गवर्नमेंट ने स्टेट को चेंज करके यूनियन टेरिटरी में करके गलत किया, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है, तो वो कहते हैं आर्टिकल 3 पढ़ लो। अब आर्टिकल 3 आपने जब तैयारी करी होगी यूपीएससी की, तो मुझे उम्मीद है पढ़ा होगा, और मैंने भी क्लास में बच्चों को पढ़ाया है। तो मैं आपको दिखाता हूं आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी कि कौन बना सकता है? पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कानून बनाकर क्या कर सकता है? फॉर्म अ न्यू स्टेट, यानी कि
पार्लियामेंट नया राज्य बना सकता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट। उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर से निकाल करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। आर्टिकल 3 में ये बात लिखी हुई है। वो इंक्रीज कर सकता है किसी स्टेट के एरिया को, डिमिनिश कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकता है, उस स्टेट का नाम बदल सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है, और पार्लियामेंट को ये पावर अभी हमने देखी 356(1)(b ने दी। और यहां जो वर्ड लिखा हुआ है स्टेट, कि वो एक से ज्यादा स्टेट बना सकता है। और आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर यहां तो लिखा हुआ है कि वो न्यू स्टेट बना सकता है, लेकिन उसने तो न्यू यूनियन टेरिटरी बना दी। तो देखो, अगर ऐसी बात है तो इसके नीचे की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आर्टिकल 3 की क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है इन दिस आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल नंबर 3, जिसमें ये लिखा हुआ था स्टेट की पावर है पार्लियामेंट के पास स्टेट बनाने की। इन क्लॉज A to E स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्या बना सकता है, यूनियन टेरिटरी बना सकता है। बट प्रोवाइजो में ये बात नहीं लगती, वो प्रोवाइजो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या लिखा है। अभी रेलिवेंट क्या बात है, इसका मतलब जब वो लिखा हुआ है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट बना सकता है, और स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी होता है, तो इसका मतलब वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना सकता है। अगर वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना सकता है और उसने बना दी है, तो उसने अपनी जो भी एक्शन लिया है एज पर द लॉ लिया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। सो एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज वैलिड, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और दूसरा वो कह रहे हैं अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन का जो जम्मू एंड कश्मीर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर आर्टिकल 3, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 में यह बात साफ लिखी हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। उसमें यह बात लिखी हुई है कि वो इंटीग्रल पार्ट है, और साथ ही साथ एक सेक्शन 147 है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें यह बात लिखी थी कि वो सेक्शन 3 कभी नहीं बदल सकता। इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर हमेशा ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा, अंदरूनी हिस्सा रहेगा, और उसको कोई नहीं बदल सकता। यह बात तो जम्मू एंड कश्मीर के ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो गवर्नमेंट ने इसके हटकर क्या किया, कुछ भी नहीं। सो जो भी एक्शंस लिए गए वो एज पर दी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही लिए गए हैं, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हो। फिर यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है कि जो 370 हटा, ये समझने की जरूरत है। अब और मैं खास बोलूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जो ये 370 हटा, ये सडन नहीं हुआ कि अचानक 70-75 साल बाद अचानक एक दिन जो है भारत सरकार ने 370 हटा दिया। नो, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब है आपने 370 ही नहीं पढ़ा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब आपने 370 ही नहीं पढ़ा। आप ये तो जानते हो 370 अलग है, लेकिन 370 को कभी आपने पढ़ा नहीं। तो 371 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 371 में एक बात लिखी हुई थी कि जो इंडिया के लॉज हैं, जो इंडिया के कानून हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगना शुरू हो जाएंगे, बस हमें जम्मू कश्मीर से पूछने की जरूरत है। इसका मतलब एक इंटीग्रेशन, जम्मू कश्मीर का और इंडिया का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रहा था। और 373 में यह बात लिखी भी हुई थी कि प्रेसिडेंट चाहे तो उस 370 को हटा सकता है हमेशा के लिए। तो इसका मतलब है ये बातें पहले से चल रही थी, ये तो सिर्फ अब क्या हुआ, एक फाइनल जो है एक्शन जो है ले लिया गया, एंड दैट टू एज पर द लॉ। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी आर्टिकल 367 की, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी,
क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की है ही नहीं तो इनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। ये ना भी करते ना चेंज और डायरेक्ट इसको हटा दे तब भी गवर्नमेंट ठीक थी। इसका मतलब है ये कोई षड्यंत्र नहीं है सरकार का, ये सिर्फ जो लॉ में लिखी बात है उसको जो है अप्लाई किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो मर्जर हुआ है इंडिया में वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एज पर दी लॉ है। मुझे लगता है आपको जो है इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिला होगा, समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और अगले एक बात इम्पॉर्टेंट है जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में आने के लिए 356 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, 367 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, 371 और 373 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ जो है हमारे इन आर्टिकल के साथ जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक तो बम्बई के केस को मैं बनाऊंगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो रीसेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें जो रीसेंट अमेंडमेंट और रिजर्वेशन की बात की गई है उसका क्या मतलब है। और इन केस आपका कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। थैंक यू सो मच।